हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम लोग आगे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं और आज देखते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम विथ विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर? आपको याद ही होगा कि जब हमने ऑफिस मेमोरेंडम की बात पढ़ी थी तो ये बिल्कुल ही शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में आपको ये बात सिखाई गई थी, बताई गई थी कि ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि एक मिनिस्ट्री ने इशू किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो we found out that the person who signed the document did not take this decision. अब उस पर तो सेक्रेटरी का साइन था, सेक्रेटरी जो कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, लेकिन उन्होंने तो ये फैसला नहीं लिया था। फैसला तो असल में मिनिस्टर ने लिया था और मिनिस्टर के फैसले को ही उन्होंने शब्दों में उस ऑफिस मेमोरेंडम में इशू किया था। He was only executing the policy decision taken by someone else. किसी और ने यह फैसला लिया था और सिर्फ उसको वो लागू करवाने के लिए वो ऑर्डर उसने जारी किया था जो ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में छपा था। We noted the role of the Prime Minister in taking that decision. हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने संसद में ये बात कही थी कि जो 27% सीट रिजर्व की गई है वो हम उनको देंगे। But we also know that he could not have taken that decision if he did not have supported if he did not have support from the Lok Sabha. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब तक लोकसभा से उनको मेजॉरिटी में सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक वो इस डिसीजन को नहीं ले सकते थे, इस फैसले को नहीं ले सकते थे। In that sense, he was only executing the wishes of the parliament. इसका मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर वही कर रहे थे जो पार्लियामेंट उनको करने के लिए कह रहा था। Thus, at different level of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but did not exercise supreme power on behalf of the people. इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे सरकार में बहुत सारे काम करने वाले फंक्शनरीज लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं जो रोज़ रोज़ फैसले तो लेते हैं लेकिन उनके पास इतनी सुप्रीम पावर यानी सबसे ज़्यादा ताकत जो है उनके पास नहीं होती। सबसे ज़्यादा ताकत जो है वो उनके पास इसलिए नहीं होती क्योंकि वो लोगों के यानी जनता के बिहाफ में या नागरिकों के बिहाफ में फैसला नहीं लेते, है ना, नहीं ले सकते असल में। डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए वो कोई फैसला नहीं ले सकते। प्रतिनिधित्व बस एक ही जगह पर लोग होते हैं। वो प्रतिनिधि कौन होते हैं? वो लोकसभा में होते हैं। वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वही सारे फैसले जनता के बिहाफ में ले सकते हैं। ऑल फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। और इस तरह से ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो पार्लियामेंट में जो फैसला होता है, मिनिस्टर जो ऑर्डर करता है कि आप ऐसे करो, तो इनको फंक्शनरीज कहा जाता है। और इसलिए क्या है कि इनको कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव कहा जाता है जो ऑर्डर को लागू करवाए। They are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government. उनको executive क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकार जो पॉलिसी बनाती है पार्लियामेंट में बैठकर वो उन पॉलिसी को लागू करवाने में मदद करते हैं, इसलिए इनको executive कहा जाता है। Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. इसलिए अक्सर हम जब सरकार बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम executive के बारे में बोल रहे हैं। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और हम देखेंगे कि दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन होते हैं ये लोग, चलिए इसको समझते हैं। ये भी पार्ट जो है चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए समझते हैं पहले ये क्या है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। जो प्रजातांत्रिक देश होता है उसमें दो कैटेगरी होती है एग्जीक्यूटिव्स के। वन दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जिनको कुछ समय के लिए जनता चुनती है, आपको पता ही है 5 साल के लिए चुनती है ना।
इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी, और जो नेता लोग पार्लियामेंट में बैठकर या कैबिनेट मिनिस्टर्स जो लोग जो फैसला लेते हैं उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और इसी कैटेगरी में ये आते हैं। इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड एज लॉन्ग टर्म बेसिस, और आपको पता ही है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो 5 साल के लिए ही होते हैं, उसके बाद फिर से चुनाव होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बदल भी जाते हैं, है ना। जैसे कभी कांग्रेस की सरकार है, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, कभी बीजेपी की सरकार है, कभी और कोई दूसरी बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। इस तरह से सरकारें बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं। तो क्या है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है 5 साल में बदल भी सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव की, वो क्या है, इनको ये लंबे समय के लिए, सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, इनका लंबे समय तक होता है, यानी कि इनका अपॉइंटमेंट लंबे समय तक होता है, टिल रिटायरमेंट ये काम करते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, इनको सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है और इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। एक बार ये एग्ज़ाम वगैरह देकर पास होते हैं और चयन हो जाता है, इनका जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये उस पद पर तब तक काम करते रहते हैं, प्रमोशन वगैरह होता है, पद कहने का मतलब मेरा कि जिस पोस्ट पर ये काम करते रहते हैं वो ये टिल रिटायरमेंट रहते हैं इसमें, है ना। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, जो लोग सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, और ये ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक रिटायर नहीं हो जाते, चाहे पार्टी बदलती रहे, कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाती रहे, इससे कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ता, इनकी जॉब है और ये जॉब करते रहते हैं अपनी। These officers work under political executive and assist them in carrying out day-to-day administration, और आपको पता ही है कि ये क्या करते हैं, मंत्रियों को काम करने में मदद करते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको ये काम करने में मदद करते हैं। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। अब आप देखिए कि आप याद कीजिए ऑफिस मेमोरेंडम में कौन कौन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे, कौन कौन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे। आपको याद समझ में आ ही रहा होगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो हो गया जो पार्लियामेंट प्रधानमंत्री या मिनिस्टर जो थे वो सभी क्या हो गया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, और जिन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम को साइन करके जारी किया वो क्या थे, वो एग्जीक्यूटिव थे, है ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव थे। You might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? अब आप ये पूछेंगे कि political executive जो होते हैं उनको ज़्यादा पावर कैसे होती है, और ये नॉन पॉलिटिकल जो लोग होते हैं जो कि लंबे समय तक काम करते रहते हैं फिर भी इनको कोई पावर नहीं होता, कम पावर होता है उनसे, क्यों? Why is the minister is more powerful than the civil servant? एक सिविल सर्वेंट चाहे वो IAS ऑफिसर क्यों ना हो, जो मिनिस्टर होता है उससे बड़ा होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject, और अक्सर जो IAS ऑफिसर्स लोग होते हैं या जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान होता है एक पॉलिटिकल लीडर की तुलना में। The advisor working in the finance ministry know more about economics than the finance minister, और आप देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो उनको शायद उतनी जानकारी ना हो जितना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है उसको होती है, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। Sometimes the minister may know very little about the technical matter, और जहाँ तक टेक्निकल मैटर की बात है उसमें तो सचमुच ही मिनिस्टर को उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी एक टेक्निकल एक्सपर्ट की होगी। दैट कम अंडर दिस मिनिस्ट्री, और ये सब इसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं, है ना। दिस कुड ईजिली हैपन इन द मिनिस्टर लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइंस एक्सेट्रा, और यही बात सब पर लागू होती है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे इंडस्ट्री मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, साइंस के मिनिस्टर हो, साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हो, माइनिंग के हो, जो भी है ना। वहाँ पर काम करने वाले जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान होता है, वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड भी होते हैं और ज्ञान भी उनको ज़्यादा होता है इनकी तुलना, मिनिस्टर्स की तुलना में। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर? तब क्यों कहा जाता है कि मिनिस्टर ही आखिरी फैसला लेगा कोई भी किसी चीज़ को लागू करने में? तो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इसका कारण बिल्कुल ही आसान है, सिंपल है, बहुत सीधा है। इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम। इसमें जो जनता की या नागरिकों का जो
का जो फैसला है वही सबसे महत्वपूर्ण है। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, चूँकि मिनिस्टर का चुनाव जनता ने, नागरिकों ने किया है, एंड दस एम्पावर्ड द एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ, और वो जनता का प्रतिनिधि है, इसलिए क्या करता है, उसी के फैसले को सुप्रीम माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है। शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द consequences ऑफ द डिसीजन, और पार्लियामेंट में बैठकर जो फैसला लिया जाता है उसका असर जनता के ऊपर पड़ने वाला है, तो अगर जनता के ऊपर बुरा असर पड़ेगा तो वो जिम्मेवार होगा, वो नेता जिम्मेवार होगा जनता को बताने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन, यही कारण है कि मिनिस्टर को ही आखिरी फैसला लेना होता है। The minister decides the overall framework and objective in which decision on policy should be made. मिनिस्टर ही जो है सारे फैसले करता है, फ्रेमवर्क बनाता है उसका, और उसमें क्या होता है, क्या क्या उसका उद्देश्य होगा, क्या डिसीजन होगा, इन सब का वो आखिरी फैसला करता है और फिर उसको पार्लियामेंट में पेश करता है। द मिनिस्टर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट, और ये तो सभी जानते हैं कि मिनिस्टर तो एक्सपर्ट होता नहीं है उस चीज़ में, है ना। इन द मैटर्स ऑफ आवर मिनिस्ट्री, अपनी मिनिस्ट्री का वो एक्सपर्ट तो होता नहीं है। अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ मिनिस्टर हो तो वो डॉक्टर ही हो, MBBS की डिग्री हासिल किए हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नेता बनने के लिए ऐसा कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो अपने मामले में वो एक्सपर्ट नहीं भी हो सकता है। एंड द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर, और यही कारण है कि हर टेक्निकल मैटर में उसको सलाह मशवरा करनी पड़ती है टेक्निकल एक्सपर्ट से, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो डिफेंस हो या रेलवे मिनिस्टर हो, या चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो। But very often expert hold different opinion or place before her more than one opinion. लेकिन कई बार क्या होता है कि इन एक्सपर्ट का भी अलग अलग विचार हो सकता है ना, वो अलग अलग विचारधारा अपनी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है उद्देश्य क्या है, क्या सोचकर ये फैसला मतलब कि क्या सोचकर ये फैसला लिया जा रहा है। द मिनिस्टर डिसाइड्स, लेकिन अंत में मिनिस्टर ही फैसला करता है कि उसको क्या जच रहा है, क्या नहीं जच रहा। एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि मत अलग अलग, विचार अलग अलग होते हैं। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, नॉट द एक्सपर्ट, और यही कारण है कि जो इस पूरे पिक्चर को समझ रहा है अच्छे से वही आखिरी फैसला लेता है, एक्सपर्ट्स नहीं लेते। द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट, वो रास्ता बताते हैं मिनिस्टर को कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं, आखिरी फैसला तो मिनिस्टर का ही होता है। बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन, लेकिन जिनका और बड़ा व्यू है वो आखिरी फैसला करते हैं कि उनको कहाँ तक पहुँचना है। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल, और एक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मिनिस्टर्स ही ये बात तय करते हैं कि उनको क्या करना है, क्या फ़ैसला लेना है, क्या जो सलाह दी जा रही है उसको पूरा का पूरा वो माने या ना माने, या वो कुछ और अपने विचार भी रख सकते हैं एक्सपर्ट्स के सामने कि मेरा ये विचार है ना। ऐसा तो नहीं होता कि हाँ उनको, चूँकि वो लंबे समय से काम कर चुके, जनता के बीच काम कर चुके लोग होते हैं, तो थोड़ा बहुत अनुभव तो उनको होता ही होता है, बेशक वो एक्सपर्ट ना हो बट अनुभव तो उनको होता ही है, तो आखिरी फैसला वही लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप ध्यान रखिएगा। और अभी जो मैंने सिखाया, आप सबसे पहले दोनों में फ़र्क क्या है, परमानेंट और एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में फ़र्क क्या है, इसको ज़रूर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप, हो सकता है इंडिपेंडेंटली भी आए कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, या फिर यह आ सकता है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के कैरेक्टरिस्टिक, या फिर दोनों में कंपेयर भी करने के लिए या डिफरेंशिएट बिटवीन करने के लिए भी आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पार्ट को पढ़ेंगे। एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।